हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे संस्कृत को। संस्कृत में हमारा चल रहा है वर्ण विचार और आपके यहाँ पे स्वर और व्यंजन, इनको हम डिस्कस करेंगे। और हमारी यूपी टेट को लेकर के सभी क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपने यूपी टेट की तैयारी को बेहतर बनाइए। अभी से आपको अपने यूपी टेट को अच्छे से टारगेट करके इस पर फोकस करना है आपको। तो जिससे क्या होगा कि आपका यूपी टेट अच्छे से निकल जाएगा। आपको अभी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको नोटिफिकेशन वाले टाइम पर, यानी कि जो आपका समय बचता है उस समय पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। तो आपको एक बार अपने सिलेबस को और साथ ही साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार लगा लेना है। तो आपको मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कराऊंगी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, यहाँ से आपका 40% आपका यहाँ पे आता है रिपीट होकर के। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पर फोकस करना है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, तो उसमें क्या हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चंस 2017 वाले 2017 के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वहाँ से आपके रिपीट होकर के आए थे। पेपर 1 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 82 से 83 नंबर का आपका प्रीवियस ईयर पेपर था। तो आप समझ सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं कितने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेना है और आपको अपने सिलेबस को एक बार ख़त्म कर लेना है, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दूंगी, आपके सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दूंगी। जो आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे तैयारी करा रही हूँ। यहाँ से हमने कल पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ण के बारे में। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वर्ण में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण की मैं बात करूँ तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर आता है यहाँ पे आपका स्वर, और दूसरे नंबर पर आता है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन यह आपके क्या होते हैं, यह आपके वर्ण होते हैं। तो वर्ण की बात करते हैं तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका स्वर और दूसरा आता है आपका यहाँ पे व्यंजन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं, स्वर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो स्वर को हम अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर को संस्कृत में अच बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे इसका एक सूत्र दे रखा है, क्या है, यह आपका सूत्र है। तो समझते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या है इसका सूत्र, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यह आपका यहाँ पे सूत्र हो जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि जो स्वर होता है इसका जो सूत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यह इसका सूत्र हो जाता है। तो स्वर के बारे में समझते हैं। अच्छा, आपके यह होती क्या हैं, तो चलिए समझते हैं। मैं सिंपल सी भाषा में आपको यहाँ पे बताऊं तो स्वर का मतलब होता है जो बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्या परिभाषा दे रखी है आपको स्वर से संबंधित। तो चलिए समझते हैं कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हम जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता यहाँ पे नहीं लेनी पड़ती है, हम इसको स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। यह अपने आप में क्या है, यह अपने आप में स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक, हमें किसी भी वर्ण की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है इसके उच्चारण के लिए। जैसे हम बात करते हैं अ की, तो अ अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। अ क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है।
तो अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर अथवा यहाँ पे व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यहाँ तक बात समझ में आई आपकी कि जो स्वर होते हैं यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में हमें व्यंजन वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक, अ क्या है आपका स्वर है, इस प्रकार से हम यहाँ पे समझते हैं। तो स्वर आपके कितने होते हैं, तो स्वर की हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्वर आपके 9 हो जाते हैं। यह आपके यहाँ पे स्वर हैं, यह भी आपका यहाँ पे स्वर हो जाता है। तो इनकी संख्या की मैं बात करूं तो स्वर की संख्या कितनी होती है संस्कृत में, 9 होती है। आपको यह ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। तो अ, ई, उ, ऋ, ल, ए, ओ और ए और ओ। ठीक, यह आपके 9 स्वर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनको बोलने में किसी भी हमें व्यंजन वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यह अपने आप में क्या होते हैं, यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्वर के बारे में। तो हमने समझा था कि स्वर हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे हम समझते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। तो मैंने आपको बताया 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यह आपके 9 स्वर हैं। कौन कौन सा, अ, ई, उ, ऋ, ल, ए, ओ और ए और ओ। यह आपके यहाँ पे 9 स्वर हो जाते हैं। संस्कृत में स्वर को हम क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यह आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको प्रत्याहार को समझाऊंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी प्रत्याहार से संबंधित होगी। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी कि जो प्रत्याहार होते हैं वह क्या होते हैं। ठीक, चलिए कैसे हम इनको समझते हैं, कैसे स्वर होते हैं, माहेश्वर सूत्रों के बारे में समझेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है कि इसलिए स्वर को क्या कहते हैं, इसलिए स्वर को हम अच कहते हैं। स्वरों को हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह आपके यहाँ पे 9 स्वर हो जाते हैं संस्कृत में, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे यह हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे आपने समझा संस्कृत में कितने होते हैं, तो संस्कृत में आपके यहाँ पे 9 स्वर होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे हिंदी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, यहाँ पे आपसे हिंदी की बात की जाए, हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी में आपके स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं। यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, आपके 11 होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है, हिंदी वाले पार्ट में पूछा है तो आपके स्वर कितने होंगे, 11 होंगे। अगर आपसे संस्कृत वाले पार्ट में पूछा जाए तो स्वर कितने होते हैं, आपके 9 होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके मूल स्वर की बात करते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर के बारे में हम बात करें तो मूल स्वर आपके 5 हो जाते हैं। कितने हैं मूल स्वर, आपके 5 हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 5 मूल स्वर होते हैं, तो यह आपके अ, ई, उ, ऋ, ओ, ल, यह आपके क्या हैं, 5 मूल स्वर हैं। क्या हैं, 5 मूल स्वर हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपके स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 मूल स्वर, तो अ होता है, ई होता है, उ होता है, ऋ और ल, यह आपके मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर की हम बात करते हैं तो संयुक्त स्वर में आपके 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। ठीक, क्या होता है, जोड़ना होता है। तो समझते हैं, यानी कि 2 स्वरों से मिलकर के जो आपके स्वर बनते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त को हम मिश्रित बोलते हैं। ठीक, चलिए कौन कौन से होते हैं इनको समझते हैं। 4 के अंतर्गत आपके यह आ जाते हैं ए, ओ और ए और ओ। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं अ की। तो यहाँ पे ए आपका कैसा बनता है, यह आपका ए है, यह कैसे बना है, तो यह आपका अ और ई से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, अ और ई से मिलकर के बना है। अब हम ओ की यहाँ पे बात करते हैं। ओ की,
ओ की मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो यह कैसे बना है, तो अ और ऊ से मिलकर के बना है। क्या बना है, ओ आपका अ और ऊ से मिलकर के बना है। यहाँ पे हम ए की बात करते हैं तो यह आपका अ और ए से मिलकर के बना है। ओ की मैं बात करूं तो यह अ और ओ से मिलकर के बड़ा वाला ओ बना है। यह भी आपसे यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आपके संयुक्त स्वर हैं यह कितने होते हैं, तो यह आपके 4 होते हैं। और यहाँ पे आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इनको कैसे बनाते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि हम यहाँ पे ओ को कैसे बनाएंगे, तो यह आपका अ होता है और ओ होता है, तब आप जाके आपका क्या बनता है, बड़ा वाला ओ बनता है। ठीक, ए की हम बात करें कैसे बनता है, अ और ई से मिलकर के बना है। ओ की बात करूँ तो अ और ऊ से, अ की बात करूँ यहाँ पे ए की बात करूँ अ और ए से मिलकर के बना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्वरों के भेद की। किसकी बात करते हैं, स्वरों के भेद की। जो स्वर के भेद होते हैं कितने होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। चलिए, स्वर के भेद की मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। इनको हमने 3 भागों में बांटा है स्वर को, तो समझते हैं कौन कौन से यह 3 आपके यहाँ पे भाग होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पर आता है आपका ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर आता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका दीर्घ स्वर और थर्ड नंबर पर आता है आपका प्लुत स्वर। यह 3 आपके क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। संस्कृत में 3 स्वर हो जाते हैं आपके, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर की मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है, वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में किसका समय लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, वही आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर की संख्या की बात करें तो यहाँ पे अ, ई, उ, ऋ और लृ, यह आपके यहाँ पे 5 स्वर आ जाते हैं, जिनको बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम शब्दों में वह बोल जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, तो दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में किसका समय लग रहा है, 2 मात्रा का, किसका समय, यहाँ पे इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है, वही आपके क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत यह सभी आपके वर्ण आ जाते हैं। यहाँ पे अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ए और ओ, यह आपके क्या है, यह आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। यह आपके क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जिनको बोलने में किसका समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय लगता है, वही आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है आपका यहाँ पे प्लुत स्वर। क्या आता है, प्लुत स्वर आता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्रा का समय लगता है, वह आपके क्या कहलाते हैं, वह आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वरों को हम कौन से चिन्ह से दर्शाते हैं, इस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। इस तरीके का यह आपका यहाँ पे साइन होता है, तो ये इस चिन्ह से हम यहाँ इसको दर्शाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं प्लुत स्वर की, मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो जैसे आपका राम, ठीक है, राम, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक, राम। फिर हम बात करते हैं ओम की, तो ओम हम इस तरीके से कर देते हैं। तो यही चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, यही आपकी प्लुत स्वर के अंतर्गत आती हैं। कई बार यहाँ से यह पूछा गया है कि राम है वह क्या है, प्लुत स्वर है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जब बोलेंगे तो इसमें इसको बोलने में किसकी साउंड आएगी, अ की साउंड आती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे राम, काफ़ी इसमें समय लग रहा है, यानी 3 मात्रा का समय लगता है, वही आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे समझाया स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
स्वर कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार में? यहाँ पे हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है वह आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है वह आपके दीर्घ स्वर होते हैं, जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है वह आपके प्लुत स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या की मैंने आपको बता दी कितनी होती है। स्वर आपके यहाँ पे 9 होते हैं संस्कृत में, 11 आपके किस में होते हैं? हिंदी में होते हैं। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वर्ण की हम बात करते हैं। स्वर को हमने क्या बोला था? स्वर को हमने अच बोला था। और अब हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन को हम क्या कहते हैं? व्यंजन को हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन को हल वर्ण कहते हैं और स्वर को हम अच वर्ण कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसका एक सूत्र हो जाता है किसका? व्यंजन का। तो व्यंजन को हम हल वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र होता है कि अनवग भवति व्यंजनम। क्या होता है? अनवग भवति व्यंजनम। यह इसका सूत्र हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। वहाँ पे स्वर का मैंने आपको बताया था स्वयं राजन्ते इति स्वरा होता है और व्यंजन की हमने बात की यहाँ पे। तो क्या होता है? अनवग भवति व्यंजनम। ठीक, अब हम समझते हैं व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। स्वर के बारे में हमने वहाँ पे समझा कि स्वर क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने में किसी भी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वही आपके स्वर कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे व्यंजन को समझते हैं क्या होते हैं। तो व्यंजन वे वर्ण हैं, क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, जिनको बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो स्वर की सहायता इनको बोलने में लेनी पड़ती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो व्यंजन होते हैं इनको हल बोलते हैं और जो व्यंजन होते हैं इनको बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो इनको बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है इनको बोलने में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं, यह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन को बोलने में हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या की मैं बात करूं, इसकी संख्या की मैं बात करूं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 आपके व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे समझते हैं आगे कि जैसे हम बात करते हैं कि इनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, तो किस तरीके से इनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क की। तो क को बोलने में किसको? क को बोलने में क्या बोला जा रहा है? क के साथ में अ आ रहा है, आप बोल के देखिए क। ठीक, क के साथ में अ की साउंड आ रही है तो यह आपके क्या कहलाते हैं? यह तो आपका क्या हो गया? यह आपका स्वर हो गया। और क की मैं बात करूं तो यह आपका क्या हो गया? व्यंजन हो गया। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर के आपका क्या बनता है? स्वर और व्यंजन को मिलाकर के आपका व्यंजन बन जाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है, स्वर और व्यंजन को मिलाकर के व्यंजन बन जाता है। इसी तरीके से आपका क और अ को मिलाकर के क बनता है, ख और अ को मिलाकर के ख बनता है, ग और अ को मिलाकर के ग बनता है, घ और अ को मिलाकर के क्या बनता है? घ बनता है। यही चीज आपकी क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं। व्यंजन की संख्या की बात करें तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक, कितनी होती है? 33 होती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं व्यंजन के प्रकार की। जो आपके व्यंजन होते हैं इनके प्रकार के बारे में समझते हैं। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है आपका, क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ, थर्ड पर आता है ऊष्म और फोर्थ पर आता है आपका संयुक्त। यह आपके कितने व्यंजन हो जाते हैं? यह आपके व्यंजन के प्रकार 4 हो जाते हैं और चारों के बारे में हम समझते हैं। स्पर्श की मैं बात करूं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ की मैं बात करूं संख्या 4 होती है और ऊष्म की बात करूं तो इनकी संख्या भी 4 होती है और संयुक्त की मैं यहाँ पे बात करूं तो इनकी संख्या भी क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। स्पर्श की मैं बात करूं तो यह क से लेकर प वर्ग तक होते हैं।
क से लेकर कहाँ तक होते हैं, प वर्ग तक होते हैं। अंतस्थ की मैं बात करूँ तो य, र, ल और आपका यहाँ पे व आ जाता है। ऊष्म की बात करूँ तो यह आपके श, श, श और ह होते हैं। संयुक्त की मैं यहाँ पे बात करूँ, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ के बनते हैं आपके, इनको जोड़ना होता है। जैसे मैं बात करूँ क और श की, ठीक, इन दोनों को मिलाकर के आपका क्या बनता है, तो इनको मिलाकर के आपका ख बन जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक। क से लेकर प वर्ण तक होते हैं, प वर्ग तक होते हैं। कौन से स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। तो इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्श व्यंजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, इसका सूत्र होता है कादेओ, क्या होता है, कादेओ मावसाना स्पर्शा, कादेओ मावसाना स्पर्शा। यह आपका स्पर्श व्यंजन का क्या होता है, सूत्र होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या की मैंने आपको यहाँ पे बात बताई, तो कितनी होती है, 25 होती है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक यह होते हैं। तो इनको अच्छे से समझते हैं कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई आपकी, 25 आपकी यहाँ पे इनकी संख्या हो जाती है। अब हम समझते हैं क वर्ग को। तो क वर्ग में आपके कितने कितने वर्ण आते हैं, तो इसमें आपके 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, क, ख, ग, घ और अण, ठीक। च वर्ग की मैं बात करूं तो च, छ, ज, झ, अ आते हैं। ट वर्ग की बात करूं तो ट, ठ, ड, ढ, ण आते हैं। त वर्ग की बात करूं तो त, थ, द, ध, न आते हैं। प वर्ग की बात करूं तो प, फ, ब, भ, म आते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग में क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग में क्या होता है, 5 आपके वर्ण होते हैं। तो क वर्ग में हम यहाँ पे बात करें तो क, ख, ग, घ और अण, ठीक, इस तरीके से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में आपके यहाँ पे 5 वर्ग हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में आपके 5 वर्ग हो जाते हैं और यहाँ पे 5 वर्ग हो जाते हैं और 5 यहाँ पे आपके वर्ण हो जाते हैं। तो इनको मिलाकर के आपका क्या बनता है, इनको मिलाकर के आपकी 25 संख्या बन जाती है। 5 यहाँ पे हो गए, प्रत्येक लाइन में 5 5 हैं, तो आपकी 25 संख्या इनकी हो जाती है, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अंतस्थ की बात करूँ तो यह आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ को हम यण बोलते हैं। अंतस्थ को क्या बोलते हैं, यण वर्ण बोलते हैं, क्योंकि यह है आपके यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यण वर्ण बोलते हैं। इनकी मैं बात करूँ कि इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, यर लव, यह इनकी संख्या होती है। इसके सूत्र के बारे में मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो क्या होता है, यड़ो अंतस्था, क्या होता है, यड़ो अंतस्था। यह आपके क्या होते हैं, यह आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या की मैं बात करूं तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या आपकी यहाँ पे 4 हो जाती है। कौन कौन सी, यर लव। और इसके सूत्र के बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो सूत्र होता है आपका यड़ो अंतस्थाः। क्या होता है, यड़ो अंतस्था होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके साथ ऊष्म व्यंजन की। थर्ड पर आता है आपका ऊष्म व्यंजन, इसको हम बोलते हैं सल, ठीक है। यह किसके अंतर्गत आता है, यह आपका शल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम बात करते हैं इसकी संख्या की, तो शः इसकी संख्या होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, सल ऊष्माण। क्या होता है, यह आपका यहाँ पे सूत्र हो जाता है। कौन सा सूत्र है आपका, सल ऊष्माण। यह सूत्र होता है सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आपके आते हैं। मैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याहार के बारे में समझाऊंगी कि जो प्रत्याहार होते हैं यह कैसे बनते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं, और आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करते हैं,
संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन की हम यहाँ पे आपसे बात करते हैं तो इनकी संख्या मैंने आपको 4 बताई है। कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। तो हम ख की बात करें तो कैसे बनता है ख? तो ख आपका क और स से मिलकर के बनता है। किससे? क और स से मिलकर के बनता है। ठीक, क और स से। तो त्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? त्र की बात करते हैं तो यह कैसे बनता है? त और र से मिलकर के बनता है। अब हम बात करते हैं ज्ञ की, तो यह किससे मिलकर के बना है? ज और अय से मिलकर के बना है। अब हम बात करते हैं स्र की, तो यह आपका श और र से मिलकर के बना है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क और स से मिलकर के आपका क्या बनता है? ख बनता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं अक्षर की, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके साथ अक्षर की। तो अक्षर है आपका कैसे बना है? अक्षर ख है आपका क और स से मिलकर के बना है। कई बार आपका यह रिपीट होके आया है, आपको ध्यान रखना है। क और स किससे मिलकर के बना है? तो यह आपका ख बना है क और स से। ठीक, यह बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछा यह जा चुका है। अब हम बात करते हैं त्र की, तो यह आपका नक्षत्र बन जाता है। त्र को त और र से बनाते हैं। ज्ञ की बात करते हैं तो ज और अय से मिलकर के बना है, इसको हम यहाँ पे ज्ञान लिख देते हैं। स और स की बात करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे श्रवण हो जाता है, तो श्र आपका किससे मिलकर के बना है? तो श्र आपका यहाँ पे स और र से मिलकर के बना है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। क्या बनता है? जोड़ना होता है, मिश्रित होता है, मिलाकर के बनता है। यही चीज़ें आपकी यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको स्वर व्यंजन के बारे में बता दिया। यह चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके साथ माहेश्वर सूत्र को। किसको पढ़ेंगे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? प्रत्याहार को पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम संस्कृत के सभी जो आपका पूरा सिलेबस है यूपी टेट का, उसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। अभी से मैं आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस दे रही हूँ। जो सीडीपी की क्लासेस हैं आप उनको देख लेना, मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से कराया है। तो आप सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक, फ्री नोट्स के लिए आप यहाँ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।